नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनोटॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपसे लोन जो है, पर्सनल लोन जो आपने ले रखा है, वो आपसे नहीं भरा जा रहा है या क्रेडिट कार्ड जो है, उसका बिल नहीं भरा जा रहा है, तो बैंक जो है, इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है और जो रिकवरी एजेंसियाँ हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं, वो किस हद तक जो है आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। आज इसी मुद्दे पे हम जो है बात करेंगे, क्योंकि इस तरह के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेगा क्या, क्या कर सकता है। तो आज इसी पे बात होगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है और सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बैंक क्या कर सकता है और बैंक जिन कंपनियों को हायर करता है आपसे लोन निकलवाने के लिए, रिकवरी एजेंसियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप जो है वो लोन लेते हैं, पर्सनल लोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या क्रेडिट कार्ड हुआ, वो एक ही चीज़ है। ये भी, वो भी एक तरह से लोन ही है, वो पर्सनल लोन ही है, एक तरह से लोन ही मानो आप उसको। बस फ़र्क ये है कि क्रेडिट कार्ड में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा हाई होगा, ज़्यादा होगा, और पर्सनल लोन में उससे थोड़ा कम होता है। क्रेडिट कार्ड में अगर आप जो है 1 महीने के बाद जो है, जो उसका टाइम पीरियड होता है 45 डेज, उसके बाद जो है अगर उसका बिल आप नहीं भर पाते हो, तो जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो काफ़ी हाई लगता है उस पे, और इसी से जो है बैंकों की कमाई होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, पहले अगर हफ्ता या 10 दिन बाद, जैसे आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, हफ्ते या 10 दिन बाद जो है आपके पास जो है कॉल आनी शुरू हो जाएगी बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से कॉल और मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, सर आप क्यों नहीं भर रहे हो, कारण बताइए, कब तक भरोगे, कब तक दे दोगे। तो इस तरह जो है आपके पास जो है कॉल आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे जो है वो महीना बीत जाता है, महीने के बाद भी जो है फिर आपके पास जो है कॉल आएंगी। कॉल जो है, जैसे 1 महीना होने के बाद जो है आपके पास जो है जो क्या बोलते हैं उसको, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, इस तरह के जो है नोटिस आपको मिलने लगेंगे। 1 महीने बाद ही भेज देते हैं कई बैंक तो। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, इसका मतलब एक ही होता है, सारे दोनों चीज़ एक ही होती हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने उनसे, बैंक से अमाउंट जो लिया है, वो सारा का सारा रिटर्न कर दो, क्योंकि आप जो है ईएमआई नहीं भर पा रहे हो। 1 महीने बाद ही भेज देते हैं। कई बैंक 2 महीने बाद भी भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बैंक का जो है रिकवरी का जो प्रोसीजर है, क्राइटेरिया है, वो अलग होता है। तो किसी में 1 महीने बाद ही भेज देते हैं, किसी में 2 महीने बाद भेजते हैं। और इसके बाद बैंक क्या करता है, जैसे आपके पास जो है लगातार नोटिस भेजेगा, लगातार कॉल करेगा, आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि कब तक जो है आप ईएमआई भर दोगे, कब तक दे दोगे, बताओ सर, बताओ। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं भर पा रहे हो, दूसरी ईएमआई बाउंस होने से पहले, कई बैंक या कई बाद में जो है वो केस जो है रिकवरी एजेंसियों को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिकवरी एजेंसियों के पास भेज देते हैं, उनको हायर कर लेते हैं रिकवरी एजेंसियों को, कि आप जो है, ये हम वो जो रिकवरी एजेंसियाँ होती हैं, वे जो हैं कमीशन बेस होती हैं। और जब लोन जो है वो नया नया होता है, नया नया डिफ़ॉल्ट होता है, तो उनको कम कमीशन मिलता है उसका निकलवाने का, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर दे दे। इसलिए जो है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर दे ही देते हैं, महीने या 2 महीने में जो है ज़्यादातर दे ही देते हैं, उनकी कॉल से परेशान होके। तो और कईयों की जेन्युइन जैसे प्रॉब्लम होती है कि वाक़ई में उनके पास अभी पैसा नहीं है और 1 महीने बाद आने वाला है, तो इसलिए जो है ज़्यादातर कस्टमर 1 या 2 महीने में दे देते हैं। लेकिन जो नहीं दे पाते हैं, उसके बाद जो रिकवरी एजेंसियाँ जो हायर होती हैं, उनको जो है ज़्यादा कमीशन मिलता है, क्योंकि अब उनको लोन निकलवाना है। अब उनको पता चल गया कि अब जो है कस्टमर नहीं देगा, और अब जो है
लोन जो है वो एनपीए की सिचुएशन पे आ गया है, मतलब कि अब जो है लोन एनपीए होने वाला है। और कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो लोन है वो एनपीए हो, क्योंकि एनपीए होने से बैंक को जो है नुकसान होता है। वो नुकसान क्या होता है, जो बैंक जो होते हैं ये एनबीएफसी होती हैं, वो शेयर मार्केट में जो है ना रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती हैं। और उनका अगर जो है लोन एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो में जो है ज़्यादा अमाउंट चला जाता है, तो उनके जो है शेयर के जो है रेट है जो है कम हो जाते हैं। शेयर के रेट जो है डाउन होने लगते हैं, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है कंपनी की। तो इसलिए कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि उनका जो है लोन एनपीए हो। तो एनपीए ना हो इसलिए वो जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपसे जो है वो लोन निकलवा ले, या फिर मिनिमम अमाउंट के नाम पर जो है आपसे लेते रहे और उस लोन को जो है ज़िंदा रखें, उसको एनपीए ना होने दें। इसलिए जो है ज़्यादातर रिकवरी एजेंट्स या कंपनी यही कहती है कि आप सर मिनिमम तो भर दो, कम से कम मिनिमम तो भरो ताकि एनपीए होने से बच जाए। तो पूरी कोशिश करते हैं कि लोन जो है एनपीए ना हो, और इस दौरान आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा। रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपके घर होम विजिट की जाती है, आपके जो है कॉल्स पे कॉल, और जो कई बार तो ये भी देखा गया है, मोस्टली यही होता है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो उनके पास चली जाती है, वो ऐप के थ्रू जो आपने उस बैंक का या एनबीएफसी का जो भी ऐप आपने डाउनलोड किया है, उस ऐप के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट एक्सेस हो जाते हैं उनके पास। तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी जो है ना उनके पास चली जाती है। तो उससे वो फिर क्या है कि आपके रिश्तेदारों को जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जो आपको दिखेगा, जैसे उनका कोई रिलेटिव हुआ या उनके सर, बॉस, ऐसे नाम से जो सेव किया होगा, उनको ही ज़्यादातर वो कॉल करते हैं और उनको परेशान करते हैं। कॉल करके यही कहेंगे कि जो है आपका नंबर दिया है इन्होंने एज ए गारंटर, और इन्होंने लोन लिया हुआ है, अब ये लोन नहीं भर रहे हैं और आपको जो है लोन भरना पड़ेगा। तो इस तरह जो है वो आपके जो रिलेटिव है उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर बनाने की वो कोशिश करेगी कि आपसे जो है वो लोन निकलवा ले एट ऑल कॉस्ट। वो अपने जो है हर हथकंडा जो है अपनाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, लेकिन वो सब इलीगल होता है दोस्तों, उसकी काट भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है उससे कैसे बचेंगे। तो ये चीज़ होने के बाद जो है आपके पास फिर एक आर्बिट्रेशन का नोटिस भी भेजा जाता है। आर्बिट्रेशन के नोटिस में अगर आप ऑब्जेक्शन कर देते हो तो वो नील हो जाता है, फिर जो है बैंक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं करता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन में अगर आप ऑब्जेक्शन डाल दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पर्सनल लोन में ऑब्जेक्शन भी कैसे डालना है वो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी वो क्वेरी जो है क्लियर कर दूँगा। और उसके बाद जो है ईसीएस बाउंस का एक केस बनता है। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो ईसीएस बाउंस का केस भी कर सकते हैं। 1%, मोस्टली होता नहीं है, 1% हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक जो है छोटे लोन में वो नहीं करते हैं। छोटे लोन में ईसीएस बाउंस का केस नहीं होता है, मोस्टली होता ही नहीं है। अगर एनपीए हो गया है, वो एनपीए के बाद ही होता है अगर केस होगा भी तो, लेकिन 99% नहीं होता दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पहले सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करेंगे कि सर आप सेटलमेंट कर लो, तो सेटलमेंट हो जाता है, आप सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे लोन में सेटलमेंट हो जाए, वैसे तो बड़े लोन में भी हो जाता है, 10, 15, 20 लाख तक के लोन में भी सेटलमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 20 लाख के ऊपर जो लोन है उन्हें थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बैंक जो है डीआरटी में जा सकता है, डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी को वो अटैच करा सकता है। तो 20 लाख से जिनका कम लोन है उनके साथ ज़्यादातर सेटलमेंट ही होगा, उनके पास जो होगा सेटलमेंट ही होगा। किसी एक बैंक से अगर 20 लाख है, अलग अलग बैंक से चाहे 50 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बैंक से 20 लाख नहीं होना चाहिए, नहीं तो केस डीआरटी में जा सकता है। 20 लाख से कम वाला डीआरटी में नहीं जाएगा, उनका जो है सेटलमेंट ही होगा। अब जो है रिकवरी एजेंट्स से बचना क्या है, मतलब बचना कैसे है, सॉरी, कैसे बचोगे रिकवरी एजेंट से? आपको जो है ना आरबीआई ने जो अधिकार दिया आप उनको पढ़ो।
आरबीआई ने काफ़ी अधिकार दिए हैं कि रिकवरी एजेंट्स जो इलीगल वे यूज़ करते हैं उनसे आपको कैसे प्रोटेक्ट होना है, उनसे आपको कैसे बचना है, कैसे उनको फेस करना है। आप आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ोगे ऑनलाइन तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस उस गाइडलाइन को आपको जो है ना अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं करते लोग। अरे लिखा है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो ना भाई, क्यों डर रहे हो? क्या डरने की ज़रूरत है? कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको रिकवरी एजेंट से। जब भी होम विजिट करते हैं आप उससे ऑथोरिटी लेटर मांगो, आई कार्ड मांगो। 99% के पास नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उनको भगा दो वहाँ से, कोई बात मत करो। कोई बात करने की उससे ज़रूरत ही नहीं है। तो होम विजिट से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो थर्ड पर्सन को जो है वो बता भी नहीं सकता, आपके लोन के बारे में डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता। जो आपके पड़ोसी को भी बता, कैसे बता देगा यार? नहीं बता सकता। वो भी इलीगल है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके साथ सख्ती से पेश आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ना कहीं भी आपके ऊपर कोई एफआईआर हो सकती है लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे या लोन नहीं भरने पे। कहीं कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई पुलिस केस नहीं होगा। उससे वो डराते हैं, आपके पास मैसेज करेंगे, कॉल्स करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास व्हाट्सएप करेंगे कि आपकी एफआईआर हो गई है, पुलिस आ रही है, आपको थाने में ले जाएगी। तो इस तरह के जो है बहुत सारे मैसेज जो हैं आपको भेजे जाएंगे, तो उनसे कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है वो सिर्फ डराने के लिए होता है, अपना लोन निकलवाने के लिए। अब बात आती है कि कॉल्स की, कि कॉल से कैसे बचना है। दोस्तों जो भी बैंक या एनबीएफसी का जो आपने जो वो ऐप जो है, ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, उस ऐप को जो है आप अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने के बाद जो है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करके दोबारा चालू करो। और दूसरा एक जो आपकी जीमेल आईडी होती है उससे जो है आपके कॉन्टैक्ट्स जो है ना सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, उस सिंकिंग को जो है ना आप ऑफ कर दो जीमेल पे जाके, क्योंकि आपके जीमेल पे भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उसको भी आप ऑफ कर दो। तो इस तरह जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उनके पास नहीं जा पाएगी और आप जो है हरासमेंट से बच जाओगे। तो ये वे है उनकी हरासमेंट से बचने का, और कुछ नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरास ही करेंगे। लीगल में बहुत कम नो चांस, लीगल में जाने का कोई चांस नहीं है। तो इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई आपका ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कर सकते हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई। रिकवरी एजेंट्स आपको इस तरह हरास करेंगे, होम विजिट करके या कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके, ठीक है। या हो सकता है आपके ऑफिस में भी चले जाएँ, ऑफिस में भी चले जाएँ तो उनसे आई कार्ड अथॉरिटी लेटर मांगो, और वो चीज़ नहीं है तो उसको भगा दो, उसे भगा दो, सख्ती से पेश आओ। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने आपको अधिकार दिए हैं, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने अधिकारों को जानो, ठीक है दोस्तों। और बैंक जो है लीगल वे में नहीं जाएगा, आर्बिट्रेशन करेगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन का तोड़ मैंने आपको बता दिया है। और जो छोटे मोटे नोटिस आते हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लोक अदालत, ये सब कुछ नहीं है। इनको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई भी आपकी कमेंट, क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ आप पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी रिकवरी एजेंट से डरने का नहीं। ऐसा मत करना कि वो लोन चुकाने के लिए आप कहीं से फिर लोन ले लो, फिर फंस जाओ। ऐसे नहीं फंसना है, इस तरह नहीं फंसना है दोस्तों। ऐसे तो आप फंसे ही रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप फंसो। मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है जल्दी से जल्दी कर्ज से बाहर निकलो, लोन से बाहर निकलो, इस लोन को भगाओ। कहने का मतलब है इस लोन से छुटकारा पाओ, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो अगर जिसको नीड है, जो वाकई में इस जंजाल में फंसा हुआ है, कर्ज के जंजाल में फंसा हुआ, उसको जो है वीडियो शेयर भी कर देना अगर हो सके तो। बाकी दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।